हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो देखो, आज अपन जिस बारे में बात करेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अपन ने सिलेबस तो अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, अपन ने सैम्पल पेपर भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए, अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो जैसे कि अपनी DSSRU यूनिवर्सिटी है, उसके मतलब कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने संस्कृत का फर्स्ट पेपर जो 25 तारीख को है, ठीक है, मतलब कि कल अपना पेपर है। और जो MUHS यूनिवर्सिटीज़ हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं, मतलब कि कुछ ही डेज में जो पेपर आ जाएंगे। तो जो संस्कृत का पेपर है, जो बच्चों को बहुत खौफ होता है, तो उनको लगता है कि हमारे तो संस्कृत हो नहीं पाएगी, तो देखो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके सारे पेपर ईजिली हो जाएंगे। तो देखो, सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चे को आता तो है बट उसको पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता। तो एक मेन चीज़ आपकी जो प्ले करती है, इसमें मेन रोल होता है, वो आता है पेपर प्रेजेंटेशन का, कि आपको संस्कृत में लिख के कैसे आना है। आपका आधा इफेक्ट तो लिखे हुए पर पड़ जाएगा, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो आज अपन यही देखेंगे कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को लिखना है। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, एकदम ऐसे जाना है कि हमें सब कुछ आता है, हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। तो अपन देखो देखते हैं कि हाउ टू राइट द संस्कृत पेपर, की मतलब पेपर को अपन लिखेंगे कैसे। तो देखो, सेम पैटर्न है जितने भी अपनी NCSM की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि फर्स्ट जो आते हैं अपने 20 MCQ आते हैं, ठीक है। MCQ में आपको देखो कोई भी कटपट नहीं करनी है। जो आपको आंसर आ रहा है पहले आप सोचो उस चीज़ को, और हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर MCQs हैं तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, ठीक है, अप्रोक्स आपको देने तो 10 मिनट्स ही चाहिए, बट आप 15 मिनट्स मान के चलो। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम MCQs को दोगे तो आपका पेपर छूट सकता है, इसलिए 15 मिनट के अंदर आप सारे MCQ अपने कंप्लीट कर लेना। और देखो, विदाउट करेक्शन, मतलब कि कभी आप A लिख रहे हो, कभी आप B लिख रहे हो, कभी आप C लिख रहे हो, फिर उसको काट रहे हो, फिर A लिख रहे हो, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसके पास जो कॉपी जाती है ना वो स्कैन होके जाती है। तो वैसे ही जो स्कैन हुई कॉपी होती है उसमें कुछ कुछ तो वैसे ही कम सा दिखता है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी नीट एंड क्लीन, एग्जामिनर उतना ही इंप्रेस होगा कि हाँ, उसको चेक करने में इजी लगेगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको MCQ करना है, और वही MCQ का ऑप्शन टिक करना, मतलब कि लिखना कि ये मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो इसमें काटा पीटी आप मत करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन अगर बात करें अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे चीज़ तो आपकी MCQ होती है, बड़ी चीज़। अगर आपके MCQ 15+ MCQ सही हो रहे हैं ना आपके, तो एग्जामिनर का वहीं से माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ, बच्चा पढ़ने वाला है। तो आप ट्राई करना MCQ बहुत अच्छे से करने की, ठीक है। उसका बाद आपके जो मार्क्स हैं वो आगे के MCQ ही डिसाइड करते हैं कि हाँ, बच्चा पढ़ने वाला है। तो एग्जामिनर के एक माइंड सेट हो जाता है। तो आप MCQ तो बहुत अच्छे से करना। फिर अपनी बात आती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर अपन बात करें ना, तो देखो एक क्वेश्चन होता है जो अपने आता है संधि का लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में, मतलब 5 नंबर में भी और 10 नंबर में। तो संधि जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी 15 मार्क्स में। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये संधि का टॉपिक तो बिल्कुल आप छोड़ के मत जाना। संधि, समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, ये वेरी वेरी इजी टॉपिक्स होते हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाने, ठीक है। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन आ गया, आपको दे दिया कि ये जो शब्द है मुरारी, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि वहाँ पे डायरेक्ट लिख के आ गए कि मूर्धन अरी, ये हो गया आपका संधि विच्छेद, नहीं। एक फॉर्मेट है। अगर आप स्वीट एंड कंसाइज फॉर्म में लिखोगे ना तो एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होगा। तो देखो, आप इसका हर एक चीज़ करके बताना। पहले लिखना संधि विच्छेद, की मुरारी है, इसका अब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो देखो, आप लिखोगे मूर धन अरी। अब देखो इसमें कैसे कैसे संधि विच्छेद हुआ है, रे और यहाँ पे ए। तो रे से अपना क्या निकल के आ गया, ए, और यहाँ से भी अपना क्या है, ए और आ मिलके दोनों कौन सी संधि बना रहे हैं, अपनी दीर्घ संधि। तो अकल स्वर्ण दीर्घ, मतलब कि ये जो सूत्र होता है दीर्घ संधि का, इससे अपनी कौन सी संधि हो गई, यहाँ पे अपनी दीर्घ संधि से इसका संधि विच्छेद हो गया, और ये क्या बन गया, मुरारी। तो ये पूरी चीज़ अगर आप लिखोगे ना तो इससे आपका एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा। और 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब कि जैसे कि 10 नंबर में आ गया तो एक जो होगा वो 2 मार्क्स कंटेन करेगा, तो वो आपको पूरे में से पूरे 2 मार्क्स देगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, जैसे मुरारी आ गया तो मूर्धन अरी, फिर इसको तोड़ के लिखना ए और ए ने मिलके क्या बना दिया, अपना आ बना दिया। तो ये कौन सी संधि से हो गया, अपना
दीर्घ संधि से हो गया, दीर्घ संधि का आपको सूत्र याद है तो वो लिख देना, वरना ये तो लिख ही देना कि ये दीर्घ संधि से हुआ है, ठीक है। और फिर लास्ट में बता देना ये क्या बन गया अपना, मुरारी। तो इम्पोर्टेंट है संधि। और अगर संधि से आपको बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो पूछ लेता है कि स्वर संधि को एक्सप्लेन करो, तो अगर स्वर संधि को एक्सप्लेन करने के लिए आए तो ऊपर लिखना संधि, फॉर्मेट फॉलो करना, क्योंकि फॉर्मेट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संधि की परिभाषा लिखना, संधि कितने प्रकार की होती है वो लिखना। फिर जो संधि आपसे पूछी है, जैसे कि स्वर संधि पूछी है, स्वर संधि को बताना कि स्वर संधि क्या होती है। फिर हर एक संधि की, इसके अंदर 5 संधि आती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एक एक संधि के बारे में हिंदी में लिखना। अगर सूत्र आपको याद है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो लिख के आना। और हर संधि के आपको एक एक 2 एग्जाम्पल समझाने हैं, तब वो आपको जाके अगर 10 मार्क्स में संधि एक्सप्लेन करना आता है तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, वो आपके कोई नहीं रोक सकता। अगर आपसे पूछ लिया कि स्वर संधि को एक्सप्लेन करो, आप डायरेक्ट शुरू हो गए स्वर संधि से, आपने बेस बनाए नहीं है, आपको वो 5 से 6 मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना। सबसे पहले संधि के बारे में समझाना, फिर संधि के प्रकार बताना कि अपनी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, फिर स्वर संधि पे आना, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करना आप, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास। देखो समास भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 15 मार्क्स में आता है। तो ये जो बड़े टॉपिक्स हैं ना जो आते ही आते हैं, इनको तो आप एकदम कंफर्म करके जाना, ठीक है। फिर जैसे कि इससे समास से क्वेश्चन आया कि आयुषय वेद है, ये आपको विग्रह वाक्य दिया हुआ है, वो आपको बोलेगा कि इसको कंसाइज करके लिखो। तो आपको ये लिखना है कि जो ऊपर दिया हुआ है ये विग्रह वाक्य है, अगर इसको अपन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना, आयुर्वेद है। और अगर आपके लिखा हुआ आ गया आयुर्वेद तो उसको आप समझाओगे कि इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा, आयुषय वेद है। फिर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा समास हो रहा है, तो आपको इसमें पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा समास हो रहा है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। इस फॉर्मेट से आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक आता है कारक से। कारक भी अपना 15 मार्क्स का, तो आप देख रहे हो 15 मार्क्स का कारक, 15 मार्क्स का समास और 15 मार्क्स की संधि। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे अपना 45 मार्क्स के तो यही क्वेश्चन हो गए। फिर प्लस आपके 5 नंबर में आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, संज्ञा फिक्स है, उसके सूत्र आते हैं। आपका कहाँ से गलत होगा, आपका पेपर कैसे अच्छा नहीं होगा। फिर 45 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए, 5 नंबर आपके संज्ञा से, 5 नंबर आपके उपसर्ग से आते हैं। उपसर्ग में वाक्य निर्माण करना सबको आता है। 5 मार्क्स आपके वहाँ पे अव्यय आएंगे, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना सबको आते हैं, शब्द रूप सबको आते हैं, धातु रूप बहुत, बस फॉर्मेट फॉलो करना, शब्द रूप सबको लिखने आते हैं, उपसर्ग सबको लिखने आते हैं। बट गलती कहाँ पे होती है, कथा एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को आती है। गलती कहाँ पे होती है, वो कहेगा कि मुझे सब कुछ लिख के आया था, गलती वो ये करता है वो फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। और एग्जामिनर एक एक पॉइंट्स के नंबर देता है, आपने शीर्षक लिखा है कि नहीं लिखा, पात्र लिखे, अगर वो सब आपने नहीं लिखा तो वहीं पर आपको 2 नंबर दे के छोड़ देगा 10 नंबर की कथा में। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यही आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो अगर कारक का आपके 15 मार्क्स में 5 नंबर के तो एमसीक्यू आते हैं, फिक्स है, जो आपको एक एक वो देके पूछ लेगा किस तरह के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है, क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया के योग में कौन सी हो रही है। हमने आपको बहुत सारे सैंपल पेपर की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, अभी भी आपके पास चांस है, ओके। तो देखो अगर क्वेश्चन आ गया हरि बैकुंठ उपवसति, तो इसमें आपको पूछ लिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है, उसका क्या कारण है। तो आपको बताना है, पहले तो ये बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, इसमें उपवसति के योग में अपनी द्वितीय विभक्ति हो रही है। फिर आपको उसका कारण बताना है कि उप अनु अभि उपसर्ग के बाद अगर वस धातु हो तो वहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा मतलब कि अपनी तृतीया विभक्ति हो जाती है। ये आप लिखोगे इस तरीके से तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो कारक होता है उसके आपको 5 मार्क्स में डायरेक्ट देता है, 2 एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि विभक्ति बताओ और इसका कारण बताओ। तो इसमें आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं गंवाने। अगर आप डायरेक्ट लिख के आ जाओगे द्वितीय विभक्ति और उसका कारण लिखोगे नहीं तो 5 मार्क्स में से आपको 1.5 नंबर दे के छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको कारण लिखना है प्लस उसकी विभक्ति भी लिखनी है। फिर देखो अपन बात करते हैं कि अपने, हाँ एक चीज़ और कि अपने कारक में से भी क्या होता है, अपना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि संप्रदान कारक को एक्सप्लेन करो, अधिकरण कारक को एक्सप्लेन करो। तो उसमें भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। सबसे पहले कारक के बारे में बताना है, डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाना है कि संप्रदान कारक ये होता है, अपादान कारक ये होता है, नहीं। आपको पहले कारक के बताना है कि क्रिया जनकत्वम कारक, जो क्रिया को उत्पन्न करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपना कारक बोलते हैं, ठीक है। फिर कारक कितने प्रकार के होते हैं,
कौन से में कौन सी विभक्ति हो रही, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। फिर आप लोग आना कि अपन को ये विभक्ति बतानी है, ये कारक बताना है, उसके आपको एक एक एग्जाम्पल प्लस उसके जो नियम हमने आपको ट्रिक के साथ समझा रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका कारक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 15 मार्क्स में कारक आता ही आता है। ठीक है, फिर देखो अगर अपन बात करें अपने उपसर्ग की, तो उपसर्ग 5 उपसर्ग आएंगे, कन्फर्म है, आएंगे ही आएंगे। और उसमें आपको क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बोलेगा कि सह, प्रति, परि, 5 वर्ड दे देगा और बोलेगा इनका मीनिंग बताते हुए वाक्य निर्माण करो। ध्यान रखना, उनका मीनिंग बताते हुए, ऐसे नहीं है कि आप सह के बारे में उसका वाक्य निर्माण तो करिए आए बट उसका मीनिंग आप लिख के नहीं आए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में वो सिर्फ आपको 2.5 नंबर देगा। 2.5 नंबर भी कब, अगर आपका जो वाक्य निर्माण है उसकी क्रिया विभक्ति सब कुछ सही है तभी। ठीक है, तो पहले आप इसका मीनिंग लिखना कि सह का मीनिंग क्या होता है, साथ के योग में होता है। फिर उसकी विभक्ति ध्यान रखना, पिता पुत्रेण से आगते हैं, मतलब पिता पुत्र के साथ जाता है। वाक्य निर्माण बहुत अच्छे से करने आपको, और 5 मार्क्स में उपसर्ग का फिक्स क्वेश्चन वाक्य निर्माण आता ही आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं अपने अव्यय की बात। अगर अपन अपने अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय देखो उसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप ऐसे नहीं करोगे जैसे क्वेश्चन में आ गया त्वम, फिर आ गया डैश और फिर गच्छति, आपके ऑप्शन आ गया कुत्र, अत्र, तत्र। तो आपने जैसे कि एमसीक्यू में आंसर डाला, आंसर नंबर फर्स्ट, और आपने लिख दिया कुत्र। ये गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आपको पूरा लिखना है। आपको जैसे कि ये लिखना है कि त्वम कुत्र, फिर नीचे अंडरलाइन कर देना, फिर लिखना गच्छति। इस तरीके से आप लिखोगे तब आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा है उसको अंडरलाइन करके लिखना है, पर सेंटेंस पूरा लिखना है। ठीक है, फिर अपन बात करें अपने शब्द रूप की। तो देखो जो अपना शब्द रूप होता है वो 10 मार्क्स में है, फिक्स आएगा ही आएगा। जो इंपॉर्टेंट शब्द रूप है वो भी हमने आपको बता रखे हैं। तो देखो शब्द रूप में एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप शुरू हो गए राम है, रामौ, रामा, रामम, रामेण, नहीं। पहले फॉर्मेट बनाना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में चलता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, जितनी भी विभक्ति हैं वो लिखना। ये चीज़ें आप पहले ऊपर लिखना कि इन विभक्तियाँ हैं, इतने अपने वचन हैं। फिर शुरू करना आप राम है, रामौ, रामा, जिस चीज़ में जो भी आ रहा है, प्लस इन चीज़ों का ध्यान रखना कहाँ पे अपना विसर्ग आ रहा है, कहाँ पे अपना हलंत आ रहा है, कहाँ पे इसने एक मात्रा लगाई है, कहाँ पे 2 मात्रा लगाई है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि शब्द रूप सबको आता है, नंबर सबके यहीं पे कटते हैं। या तो वो सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं राम है, रामौ, रामा, ऊपर का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति, ये सब नहीं लिखते हैं। तो आपको फॉर्मेट वाइज लिखना है। ठीक है, और इनका ध्यान रखना है कहाँ विसर्ग आ रहा है और कहाँ ये सब चीज़ें आ रही हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने धातु रूप। धातु रूप भी सेम यही चीज़ है जिसमें पूछा है, पहले वो ध्यान रखना कि लट लकार किसके योग में चल रहा है, वर्तमान, भूत, भविष्य काल। ठीक है, फिर वही चीज़ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके योग में लिखना। फिर अपना पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके योग में लिखना। ठीक है, पूरा एक फॉर्मेट वाइज आप लिखना जिससे आपका सही हो क्वेश्चन, कोई गलती एग्जामिनर को चांस ही ना मिले इजी से क्वेश्चंस में मार्क्स काटने के। और एक चीज़ ध्यान रखना, पा है तो उसको क्या आदेश हो रहा है, पिब आदेश हो रहा है। आप पाते हैं, पातु, पातु ये मत लिखने लग जाना, पिब के रूप में आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन, अपना आता है वाच्य परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ये लिखना है कि कौन सा आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसमें आप चेंज कर रहे हो कर्तृवाच्य को, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, पूरा क्वेश्चन लिखना है। फिर नीचे आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है, कैसे आपने उसको शुद्ध किया, वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, और जैसे कि अपन देखें कि अपने क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कथा लिखनी, कथा में फॉर्मेट लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपनी कथा होती है उसमें अपन 5 स्टेप्स में अपन ने देखा था ना, पहले उसका शीर्षक लिखना, फिर उसके पात्र के बारे में लिखना है, फिर उसमें किसका संदर्भ दिया हुआ है वो लिखना है, फिर कथा लिखनी है, फिर उसका सारांश क्या है वो लिखना। आप ये मत घबरा जाना कि हमें तो पूरी कथा उसमें पूछ रखी है संस्कृत में, नहीं, आपको सारांश उसका संस्कृत में पूछ रखा है। ठीक है, फिर अपन बात करें तो अपने अन्वय की, अन्वय भी अपन बहुत अच्छे से समझा था 5 स्टेप्स के अंदर, वो स्टेप्स फॉलो करना मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, अब वापस से बोल रही हूँ कि स्टेप्स जरूर फॉलो करना, कि हर स्टेप को, क्योंकि वहाँ पे शीर्षक के नंबर होते हैं, पात्र के नंबर होते हैं, आपने कैसे अन्वय किया, कैसे प्रकृति प्रत्यय लिखा है उसका, क्या क्या उसका भावार्थ है, क्या क्या उसके शब्दार्थ हैं, कैसे कैसे आपने उसका संधि विच्छेद किया, इन सब के नंबर होते हैं, ना कि आप उसको पूरी कथा फॉर्म में लिख रहे हो उसके नंबर होते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अपने प्रत्यय की, तो देखो प्रत्यय है ना, अपने इसमें से एमसीक्यू आते हैं, वेरी इजी एमसीक्यू आते हैं, बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। तो आपने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से जैसे कि यहाँ पे
कुछ चीज़ें तो आपको नाम से ही पता चल जाएंगी, जिसके लास्ट में देखो जैसे आ गया पठनीय, तो आपको पता होना चाहिए, बोल के देखना पठनीय, तो कौन सा प्रत्यय आ रहा है अपना अनियर प्रत्यय, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। लास्ट में देखो मैं यही बोलना चाहूँगी, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी आए लिख के आना, छोड़ के मत आना, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। एग्जामिनर अगर आप उससे थोड़ा बहुत भी रिलेटेड लिखोगे ना तो नंबर आपको देगा। छोड़ना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना आप, ठीक है। जो कुछ भी आपको उससे रिलेटेड याद आए लिख के आना, नीट एंड क्लीन लिखना। आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कर सको, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एमसीक्यू है वो 15 मिनट में करना, और जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको आप 1.5 घंटे में कोशिश करना, और बाकी टाइम आप अपने लॉन्ग आंसर को देना, ठीक है। और एकदम नीट एंड क्लीन पेपर आप करके आना, और फॉर्मेट को फॉलो करना, ठीक है, ताकि आपकी कोई क्वेश्चंस की गलती ना हो, क्वेश्चंस ना छूटें। और लास्ट में तो मैं यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट। कल अगर आपका पेपर है तो उसको आप बहुत अच्छे से करके आना, और जो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं वो पेपर्स की आप प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस की है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने 5 to 10 ईयर्स के, वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं, खासकर 21 और 22 बैच के पेपर, तो वो कोई क्वेश्चंस तो आप छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। आप अपने 21-22 बैच के जो भी पेपर हैं उनको तो आप कंफर्म करके ही जाना, उसमें से क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें एनी टाइम पूछ सकते हो, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। बस आप पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।